नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और मैं आज आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा कि कैसे आप एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम की तैयारी करें। एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम एसएससी का एक सबसे इजी एग्ज़ाम, जिसके तहत आप जल्दी से एक अच्छी सरकारी नौकरी पा सकते हैं। बस्ती जैसे छोटे शहर से पढ़कर बहुत सारे बच्चे कैसे एग्ज़ाम को क्लियर किए, मैं आपको ये भी बताऊँगा। एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम के दो पार्ट हैं, एक आपका है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम और दूसरा इसका पार्ट है स्किल टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के बाद आप एलिजिबल होते हैं स्किल टेस्ट देने के लिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की जो कट ऑफ आती है, उस कट ऑफ के बाद आप एलिजिबल तो हो जाते हैं स्किल टेस्ट के लिए, लेकिन स्किल टेस्ट के बाद एक फाइनल कट ऑफ बनती है जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के कट ऑफ से कम आप 10 to 15 नंबर प्लस रहिए, तभी आप फाइनली सिलेक्शन पाएंगे। आपको मैं बताता हूँ 17 का और 18 का जो एग्ज़ाम हुआ था स्टेनोग्राफर का, उसके थ्रू कि कैसे सीबी की कट ऑफ और स्किल की जो कट ऑफ गई या स्किल के बाद जो कट ऑफ गई, उन दोनों में क्या अंतर था, कैसे बच्चों ने नौकरी पाई, कैसे आप प्रिपरेशन करें, इन सब बातों पे मैं आपको आज फोकस करूंगा। देखिए, आपको यहाँ दिख रहा है, ये 17 का रिजल्ट है। 17 रिजल्ट में आप देख रहे हैं यहाँ अनुराग सिंह है, ये ग्रेड सी के अंडर जॉब पाए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। अमित गुप्ता मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रेड डी, बाकी सबका ग्रेड डी में, केवल अनुराग का ग्रेड सी में है, सिलेक्शन पाए हैं ये। और राम गोपाल का मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, अभय गुप्ता का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, अमरनाथ का डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक, दिव्यांशु का डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन और विनय कुमार का सीबीडीटी में सिलेक्शन हुआ और विशाल का सीबीएसई में। ये दोनों कैंडिडेट हमारे 18 के एग्जाम में फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। अगर बात की जाए कि क्यों और अन्य कैंडिडेट हमारे सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि 17 का जो रिजल्ट गया था, इस 17 के रिजल्ट में हमारे नियर अबाउट 10 कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर गए थे सीबीई को, लेकिन फाइनली सिलेक्शन का नहीं हो पाया था। रीजन क्या था? रीजन था क्योंकि इन्होंने केवल सीबीई की कट ऑफ क्रॉस की थी। सीबीई के कट ऑफ से अगर कम 10 से 12 नंबर प्लस होते हैं तो ये फाइनली सिलेक्शन पाए होते हैं। इसके पहले प्रतिष्ठा हमारी पढ़ाई स्टूडेंट इसके पहले सिलेक्ट हुई थी, वो सीबीआईसी में इस समय बेंगलोर में है। यहाँ देखिए अनुराग सिंह का 174 मार्क्स, बहुत सीरियस स्टूडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जॉब पाया। रामगोपाल 144। मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऐसे थे जो ग्रेड डी और ग्रेड सी दोनों की स्किल देने गए थे। मितुल 132 पाकर ये जॉब नहीं पाए, लेकिन इस समय ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिद्धार्थनगर में ज्वाइन किए हुए हैं। अंकिता का भी सिलेक्शन हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के थ्रू हुआ है। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन इन सभी विद्यार्थियों को जॉब पाने की। देखिए इसके बाद 18 का जो रिजल्ट आया, 18 में भी मेरे 4 स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर गए थे सीबी, लेकिन फाइनली सिलेक्टेड में केवल विनय और विशाल ही हो गए, चंदन और रूपम तो अनफॉर्चुनेटली देखिए ग्रेड सी के लिए इसने क्वालिफाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन का ग्रेड डी में भी नहीं हो पाया क्योंकि इनका कट ऑफ से 0.2 मार्क्स ये चूक गई थी, नहीं तो इनका सिलेक्शन हो गया होता। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या अंतर है सीबीई की कट ऑफ में और क्या अंतर है स्किल के बाद आने वाली कट ऑफ में। देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड सी का ये सीबीई का रिजल्ट आया था, उसका है। ग्रेड सी में अनरिजर्व की कट ऑफ गई थी 141, ओबीसी की थी 138। ग्रेड डी की बात की जाए तो अनरिजर्व कट ऑफ 134.5, ओबीसी की थी 124.50। अगर कोई स्टूडेंट्स ग्रेड सी में क्या 142 नंबर पाके जॉब पाएगा, ओबीसी का रहेगा तो क्या 139-140 नंबर पाके जॉब पा जाएगा? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये गलत है। ग्रेड डी में अगर आपने इस भी क्वालिफाई कर लिया 134 पाकर, तो क्या आप 135 पाकर जॉब पा जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन सब बातों के लिए देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो एसएससी का फाइनल रिजल्ट आया था, इसकी बात की जाए, ये है एसएससी का रिजल्ट। जिनको बुलाया गया था उस समय फाइनल जो कट ऑफ आई थी वो है, यहाँ साफ साफ लिखा देखिए 8469 कैंडिडेट्स ये डिक्लेयर कर दिए गए थे क्वालिफाई किसके लिए? स्किल टेस्ट के लिए, ग्रेड सी के लिए। और ग्रेड डी के लिए क्वालिफाई कर दिए गए थे 15,000 स्टूडेंट्स, लेकिन स्किल जो क्वालिफाई करके आए, स्किल के लिए इन लोगों को बुलाया गया। स्किल जो क्वालिफाई करके आए उनकी संख्या थी 617 थी सी के लिए, और नियर अबाउट ग्रेड डी के लिए थी 2341 कैंडिडेट्स थे जो ग्रेड डी के लिए बुलाए गए थे। लेकिन सिलेक्शन जो हुआ ग्रेड सी में इन 617 में मात्र 33 का हुआ, और इन 2341 में से मात्र 1434 का ही सिलेक्शन हुआ, क्योंकि इतनी वैकेंसीज खाली ही थी। इसमें क्यों छट गए इन लोग? क्योंकि सीबीई की जो फाइनल कट ऑफ बनी, मतलब स्किल के बाद जो फाइनल कट ऑफ बनी, उसमें सीबी के हाईएस्ट रैंकर्स को बुलाया जाता है, हाईएस्ट स्कोरर को बुलाया जाता है, जो हाईएस्ट मार्क स्कोर करते हैं उनको कॉल किया जाता है, इसीलिए लोग छट गए। अब ग्रेड सी की देखिए लोवेस्ट कट ऑफ क्या गई थी, तो ग्रेड सी की जो लोवेस्ट कट ऑफ गई थी वो थी अनरिजर्व्ड की बात की जाए तो वो थी जनरल के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए गई थी आपकी, वो थी 166.50,
और अनुराग सिंह का सिलेक्शन जिसमें हुआ वो था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, C02 कोड है उसका। देखिए C02 कोड ये है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, जिसमें अनुराग सिंह की पोस्टिंग हुई। 168.50 मार्क्स इसकी लोएस्ट कट ऑफ गई थी और अनुराग सिंह थे 174 पे, तो सेफ जोन में थे, चाहे जिसमें जॉब पा जाते। अब बात की जाए ग्रेड डी की, तो ग्रेड डी में देखिए कुल मिला जुला के वैकेंसी थी 1434। इसमें जो लोएस्ट कट ऑफ गई देखा जाए जनरल की, अनरिजर्व्ड की और ओबीसी की, तो अनरिजर्व्ड की जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ गई थी वो थी 138.75। ये था डिपार्टमेंट D42 की कोड है, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ नेवी का, उसी की सबसे लोएस्ट कट ऑफ है। इसके बाद फिर ये थी सीबीडीटी में गई थी। ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी में D42 में जो लोएस्ट कट ऑफ गई वो 135.75। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कम से कम 135.75 स्कोर कीजिए ओबीसी में है, डेट ऑफ बर्थ भी आपकी 20 अक्टूबर 1993 से प्लस ही होनी चाहिए, तभी होगा। इससे अगर आप पॉइंट में भी चूक जाएंगे तो आपकी जॉब नहीं लगेगी। देखिए डिस्कशन हो रहा था कि दो प्रकार के आपको टेस्ट गुजरना होता है, एक है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और एक है आपका स्किल टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप स्किल टेस्ट के लिए स्किल टेस्ट देने के लिए जाते हैं। स्किल टेस्ट के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। तो अब आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपके 3 सब्जेक्ट हैं बेसिकली। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें इंग्लिश है, इंग्लिश के बाद है रीजनिंग, और रीजनिंग के बाद आपका है जीएस। इंग्लिश से आपके आते हैं 100 क्वेश्चंस, रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस और जीएस से 50 क्वेश्चंस। सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अनिवार्य है, आवश्यक है कि वो तीनों सब्जेक्ट्स पे इक्वल फोकस करें। ऐसा नहीं कि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है तो आप जीएस और रीजनिंग की तैयारी छोड़ दीजिए। रीजनिंग पे भी सेम फोकस कीजिए, जीएस पे भी कीजिए, इंग्लिश पे भी कीजिए, सब पे इक्वल फोकस कीजिए। कुल मिला जुला के आपको इन 200 क्वेश्चंस के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 120 मिनट्स ही मिलते हैं। इसीलिए एक आपके पास प्लान होना चाहिए कि आप जब कंप्यूटर पर जाएं एग्जाम देने तो आप कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो मैं इसके लिए क्या कहता हूँ, मेरी जो अपनी खुद की है कि जीएस के लिए आपको 15 मिनट्स देने चाहिए। रीजनिंग आपको इस 50 क्वेश्चंस को 30 to 35 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना चाहिए। और इसके बाद जब आप जाएं इंग्लिश देने के लिए तो इंग्लिश के लिए आपके पास देखिए आपके पास जो समय बचेगा वो नियर अबाउट 70 मिनट का बचेगा। 60 मिनट्स नहीं है, 60 मिनट्स अगर आप मान लीजिए घंटे में करेंगे तो नहीं, कम से कम 70 मिनट्स आप दीजिए इंग्लिश को, 35 मिनट्स दीजिए आप रीजनिंग को, और 15 मिनट में आप सॉल्व कर लीजिए जीएस को। ये मैं बता रहा हूँ, अगर आप इतना करते हैं, वैसे प्रयास ये कीजिए कि जीएस तो आप 10 या 12 मिनट में ही कर लीजिए। अगर इतना आप करते हैं तो इस हिसाब से अगर प्लानिंग करते हैं, हिसाब से प्रैक्टिस सेट अगर आप पहले से सॉल्व करते हैं टाइम मैनेजमेंट करके, तभी जाकर आप सारे क्वेश्चंस को टच भी कर पाइएगा। अब देखिए कैसे तैयारी करें आप इंग्लिश की, मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश जो आपका 100 क्वेश्चंस है, इसकी तैयारी आप कैसे करें। इंग्लिश में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखिए इंग्लिश में पूछा जाता है आपका सिनोनिम है। सिनोनिम्स आपके 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स, एंटोनिम्स आते हैं 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स, इडियम एंड फ्रेजेस 5 क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स से आपके 5 क्वेश्चंस। इसके बाद आपका एरर, पहले इंप्रूवमेंट ले लेते हैं। इंप्रूवमेंट आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए आता है, ये आपके 10 क्वेश्चंस। एरर के आपके रहते हैं 10 क्वेश्चंस। वॉइस आपका रहता है 10 क्वेश्चंस। नरेशन से आपका रहता है 10 क्वेश्चंस। फिर पैसेज आते हैं, पैसेज 2 या 3 आ सकते हैं, ये डिपेंड करता है आयोग पर। कुल मिला के 15 क्वेश्चंस रहेंगे। क्लोज टेस्ट 2 आ जाते हैं 10-10 क्वेश्चंस के, ये आपका रहेगा 20 क्वेश्चंस। और फिर एक आपका रहेगा रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, तो रीअरेंजमेंट से भी आपके रहते हैं नियर अबाउट 5 क्वेश्चंस रहते हैं। देखिए ये तो हो गए सारे टॉपिक जिससे क्वेश्चन आते हैं। इसको अपनी सुविधा के लिए अगर आप डिवाइड कीजिए तैयारी करने के लिए, तो आप 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इन 100 क्वेश्चंस को 3 भाग में डिवाइड कीजिए। एक इसका पार्ट है ग्रामर का, दूसरा पार्ट है इसका वोकैब का, और तीसरा सेक्शन है प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन का। अगर बात की जाए ग्रामर की, तो देखिए ग्रामर में आपका ये एरर, वॉइस, नरेशन, तो एरर हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन, ये आपके 30 क्वेश्चंस ये फुल ग्रामर के हैं। इसमें कहीं कोई वोकैब का योग नहीं होता। इंप्रूवमेंट में आपके 5 क्वेश्चंस ये ग्रामर के भी हो सकते हैं और ये फुल वोकैब। 5 क्वेश्चंस ग्रामर, 5 क्वेश्चंस वोकैब, ये बदल भी सकता है, 6 से 7 भी हो सकता है ग्रामर, या 3 हो सकता है वोकैब, या 6 से 7 वोकैब हो जाए और 3 ग्रामर हो जाए।
ब्लैंक्स में भी इससे पर्टिकुलर में क्या है, 2 या 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ग्रामर के और 3 वकैब। हो सकता है कि 3 ग्रामर 2 वकैब हो जाए, लेकिन यहाँ एरर, वॉइस और नरेशन ये फुल ग्रामर है, इसमें कहीं आपको कुछ वकैब का इसमें रोल नहीं होता है, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर आपके पेपर में लिखा होता है। पैसेज, क्लोज और ये आपका रीअरेंजमेंट, ये 14 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस बेस होते हैं। तो देखिए 14 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस बेस हैं, कौन कौन से, पैसेज है, क्लोज और रीअरेंजमेंट। पैसेज कोई आपको सॉल्व करना सिखा देगा, लेकिन आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो एमबी की बुक ले लीजिए, घटना चक्र ले लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीपीएसआई के और सीजीएल टियर 2 के आप प्रैक्टिस करिए, उसी से पैसेज, क्लोज टेस्ट और रीअरेंजमेंट आप प्रैक्टिस करिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा ये। एरर वाइज नरेशन ग्रामेटिकल पोर्सन है, ग्रामर की आप लुसेंट ले लीजिए, रेन मार्टिन की बुक है, एसपी बख्शी की बुक है, अशोक कुमार सिंह की कॉमन मिरर ऑफ इंग्लिश, उसमें ले लीजिए, आप तैयारी कीजिए वहाँ से, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। वकैब के लिए क्या है कि वकैब के लिए आप द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस की वकैब याद कीजिए, घटना चक्र का प्रीवियस ईयर वकैब भी पहले आप याद करना शुरू कीजिए, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब इसमें देखिए अगर जब आप बांटेंगे स्कूल मिलाकर, तो यहाँ पर 30 नंबर ये ग्रामर का था, और इसमें से भी अगर आप निकाल लेंगे तो 5 और 3 8, 30 8 38 नंबर नियर अबाउट ग्रामर का आता है, और नियर अबाउट 22 नंबर देखिए, ये 15 यहाँ पर और 2 आपने यहाँ छोड़ा था 15, और यहाँ आपने छोड़ा था 3 नंबर 15 और 3 18, और यहाँ से अगर आप छोड़ देंगे, आप मान लीजिए आपका 5 नंबर या 6 नंबर जो भी आप ले लेंगे, वो आपका हो जाएगा वोकैब का पोर्शन। तो वो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा, पूरा क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके इंग्लिश के। इन 3 भागों में डिवाइड करके अपने आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। इक्वली सब पर फोकस कीजिए, ग्रामर पे, वकैब पे, प्रैक्टिस सब पे इक्वल फोकस कीजिए। केवल ग्रामर पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होगा, केवल वकैब याद करने से भी सिलेक्शन नहीं होगा, इक्वल सब पर फोकस करते रहिए। फिर देखिए मैं आपको बता दूं कि वकैब की तैयारी आप कैसे करें। वकैब याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि द हिंदू की, द इंडियन एक्सप्रेस की, घटना चक्र सब वकैब याद कीजिए, लेकिन वकैब याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे मैं वकैब पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को प्रेजेंट टाइम में, उसके लिए क्या, ऐसे कोई वर्ड है, मान लीजिए कंसाइज है, कंसाइज का सिनोनिम आपका लैकोनिक भी है, इसका सिनोनिम एक पिथी भी है, इसका सिनोनिम सक्सिंक्ट, एक सिनोनिम इसका एब्रिज्ड है, और एक सिनोनिम इसका एब्रिविएटेड भी है। ये सारे इसके सिनोनिम। कंसाइज, लैकोनिक एग्जाम में पूछा भी गया, संक्षिप्त में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स में आप देखेंगे। कंसाइज और लैकोनिक, एक्चुअली में कंसाइज और लैकोनिक की सेम सिनोनिम, मतलब कवरिंग मोर इन फ्यू वर्ड्स। आप कम शब्दों में अधिक चीज़ों को कवर कर लेते हैं, तो वही होता है कंसाइज और लैकोनिक, मतलब कम शब्दों में अधिक बातों को कहना ही आपका संक्षिप्त होता है कंसाइज और लैकोनिक का में। पिथी क्या है, जैसे कोई आपका निरीक्षण है, कोई ऑब्जर्वेशन है, तो पिथी ऑब्जर्वेशन होता है। एब्रिज्ड देखिए, एब्रिज्ड क्या है, एब्रिज्ड का मतलब भी होता है संक्षिप्त, एब्रिविएटेड का सबका मतलब संक्षिप्त ही होता है। एब्रिज्ड का मतलब भी संक्षिप्त होता है, लेकिन एब्रिज्ड वहाँ संक्षिप्त करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है, कोई अधिक मैटर है, उसमें से आप लेस इंपॉर्टेंट मैटर को आप अलग कर दीजिए, यानी मैटर में ही कमी कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा एब्रिज्ड। एब्रिविएटेड क्या है, एब्रिविएटेड संक्षिप्त होता है, लेकिन एब्रिविएटेड का प्रयोग अदर सेंस में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका टूर है, कोई पिकनिक है, 6 दिन का, आपने इसको 2 दिन में कर दिया तो एब्रिविएटेड पिकनिक हो जाएगा। कोई क्लॉथ है, जैसे एब्रिविएटेड बाथिंग सूट होता है। कोई बड़ी मॉडल की कार है, उसको छोटा मॉडल उसका आ जाए तो एब्रिविएटेड वो मॉडल हो जाएगा। तो ये संक्षिप्त रूप हो जाएगा। अगर आप वकैब को इस तरह से याद करते हैं, पर्टिकुलर हर वकैब की डेफिनेशन याद करते हैं, तो कभी भी आपको वकैब भूलेगा नहीं। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, द हिंदू के वकैब याद किए, मैंने उनको प्रिंट आउट दिया, द हिंदू के वकैब याद कर लिए, फिर कहते हैं सर 1 महीने बाद 2 महीने बाद भूल रहा है बहुत तेज़ी से। क्यों? क्योंकि आप उसका, हम लोग हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, हम लोग के लिए सामने क्या है कि हम उसको डेली अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग नहीं करते हैं वकैब का, इसलिए हम लोग को वकैब भूलती है। लेकिन जब आप वकैब की डिफिनीशन याद करेंगे, हर वकैब की डिफिनीशन याद कीजिए, कठिन है ये काम कठिन। आप इस तरह एक वकैब से 5 वकैब याद करेंगे, एक सिनोनिम याद उठाएंगे तो 5 सिनोनिम अपने आप याद होगा। लेकिन अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो आपके लिए सिनोनिम में और सबसे अधिक फायदा इसका क्लोज में होगा, क्योंकि क्लोज में कभी कभी क्या होता है कि चारों ऑप्शन सेम टू सेम सिनोनिम आते हैं। अब उसमें से सबसे पर्टिकुलर, सबसे स्पेसिफिक ऑप्शन आपको चूज करना होता है, तो आपको उस ऑप्शन की डिफिनीशन पता होनी चाहिए। तो मेरी तरफ से ये एक मेरी ओपिनियन है कि आप इस तरह से वकैब याद कीजिए, बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा। इसके अलावा नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं फिर आपको इंग्लिश के अन्य पार्ट्स जैसे एरर, इंप्रूवमेंट और क्लोज कैसे सॉल्व करें, इन सबको बताऊंगा। जीएस में भी मैं आपको थोड़ी बहुत गाइड कर दूंगा कि कैसे आप जीएस की तैयारी करें। होपफुल रहिए अपने आने वाले एग्जाम के लिए, 20 के एग्जाम के लिए, और मन लगा के प्रिपरेशन करिए, रोज प्रिपरेशन कीजिए, हर पार्ट में फोकस कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू।